स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 5 हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि हमारी फाइनल का यूनिट है और हमारा एचएन से रिलेटेड सेमेस्टर 3 का है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। बाय द एंड ऑफ द सेशंस लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्कस द कॉजेज, मैनिफेस्टेशंस एंड एसोसिएटेड मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग एनीमिया, डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, डिस्कस द लिम्फ proliferative disorder associated with Hodgkin disease and non-Hodgkin disease, discuss the mechanism of drugs-induced and idiopathic thrombocytopenia, discuss the diagnostic, medical and surgical management of the below-mentioned disorders, apply nursing process including assessment, planning, implementation and evaluation of care provided to the clients with hematological disorder, develop a teaching plan for a client experiencing disorder of the hematology. Sickle cell anemia, immunolytic anemia, iron deficiency anemia, vitamin B12 deficiency anemia, folic acid deficiency anemia, aplastic anemia, polycythemia, leukemia, Hodgkin disease and non-Hodgkin disease, autoimmune and thrombotic thrombocytopenia disease and DIC। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज़। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ब्लड के डिसऑर्डर के बारे में। किसी भी चीज़ के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसकी नॉर्मल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक उसकी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता होगी तो हमें उसकी एबनॉर्मलिटी या कोई डिसऑर्डर पता नहीं होगा। तो क्या टॉपिक है हमारा? ब्लड, a highly specialized form of connective tissue fluid that circulate throughout the body by the number of blood vessels in which it's contain। एक हाईली स्पेशलाइज फॉर्म है, एक कनेक्टिव टिश्यू से मिला हुआ फ्लूइड है जो कि थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट करता है बाय द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स के ज़रिए ये कंटेन होता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है तो हमारे ओवरऑल बॉडी सेल्स में ये पहुँच जाता है। सप्लाई भी होती है इसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ही। और ब्लड आल्सो कैरी, ब्लड जो है प्रोटीन को भी कैरी करता है, प्लेटिलेट्स को कैरी करता है। ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाता है तो अगर कोई इंजरी वगैरह होती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट भी हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक में अगर देखें, इट इज़ द रेड पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, या आपके बॉडी फ्लूइड का रेड पोर्शन होता है। इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग अ पीएच ऑफ 7.35 टू 7.45। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, पीएच जो है इसका वो 7.35 से 7.45 होता है। इसका जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट मेल में तो वो 70 kg के में अगर मेल है तो उसको 5600 होगा, और अगर स्लाइटली लेस वॉल्यूम होता है फीमेल में तो वो 4500 ml होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स द बॉडी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट एंड रिमूवल, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, उनको रिमूव करता है बॉडी से। गैसेस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रेगुलेशन करवाता है पीएच की, डिफेंस करता है इन्फेक्शन से, प्रिवेंशन करता है हेमरेज वगैरह से। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर बात करें, ब्लड की कंपोजिशन क्या है? तो ब्लड जब ये मिक्स होता है तो इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है ग्रेजुएटेड ट्यूब में, तो कुछ टाइम के लिए हम उसमें देते हैं, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब भी ब्लड को हम मिक्सअप करते हैं, यानी कि सीपी के लिए, सीबीसी के लिए जब ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसमें एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि इनको सेपरेट कर देता है 2 पार्ट में। जैसे लिक्विड वो नॉन सेलुलर पार्ट होता है जिसमें आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा 55%, और जो इसको सॉलिड सेलुलर पार्ट होता है वो इसका होते हैं कॉर्पसल्स, और जो कि इसके अंदर 45% प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास है लिक्विड प्लाज्मा, ये हमारे पास एक बफी कोट होती है, और ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये फेरिफेरल ब्लड स्मेयर है। वाइट ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं? आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। नॉन सेलुलर पार्ट यानी कि प्लाज्मा की अगर बात करें, स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड होता है। इसका पीएच जो है वो 7.4 होती है, और ये कंसिस्ट होता है जैसे कि ए और बी, यानी कि लिक्विड पार्ट जो इसका वाटर वो 91 टू 92% होता है। सॉल्यूट्स की अगर बात करें, इसके अंदर सॉल्यूट्स कितने होते हैं? 8% टू 9% इसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोनेजिन, प्रोथ्रोम्बिन इसके अंदर होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड, अमोनिया, अमोनियम, क्रिएटिनिन होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की तो सोडियम, पोटेशियम, बाइकार, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सॉलिड और सेलुलर पार्ट की अगर बात करें, दीज मेक द सॉलिड और सेलुलर पार्ट कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट, जो कि 45% आपके ब्लड का हिस्सा बनाता है। 3 टाइप ऑफ सेल इसके अंदर होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। इसको हम आरबीसीज भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। मेल में कितना होता है? 5.0 टू 5.5 मिलियंस माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है।
फीमेल में 4.5 टू 5.0 मिलियंस माइक्रोलीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ये इसका टॉप व्यू है, किस तरह दिखता है। ये इसका डायामीटर में है 7.5 माइक्रोमीटर, 2.0 माइक्रोमीटर डायामीटर। सेक्शनल व्यू इसका दिखा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक, अगर एरिथ्रोसाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फॉर्म फ्रॉम रेड बोन मेरो से बनते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, डिस्क शेप में होते हैं। इनकी जो मेजरमेंट है 7.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, 2.0 माइक्रोमीटर थिक इन पेरिफेरी, 1.0 माइक्रोमीटर इट एट सेंटर। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं जो कि आपके पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल लाइफ स्पेन इसकी 120 डेज होती है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सेल्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम, RES सिस्टम जिसको कहा जाता है। डिक्रीज़, अगर ये अपनी नॉर्मल रेंजेस से कम हो जाते हैं तो फिर हम एनीमिया उसको कहलाते हैं, और अगर ये बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। फंक्शन क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट्स के? दे हेल्प इन द इंटरचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है तो उसके दरमियान जो इंटरचेंज होता है गैसेस का, उसमें हेल्प करता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। आयोनिक बैलेंस को बरकरार रखता है बॉडी फ्लूइड्स के। एरिथ्रोसाइट जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है वाटर सॉल्ट एक्सचेंज को। उसके बाद हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBCs और ल्यूकोसाइट्स क्या हैं। सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स के, WBCs के या ल्यूकोसाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, साइज़ में ये बड़े होते हैं, रेड ब्लड सेल से ज़्यादा, न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। दीज आर सीन इन वाइट और कलरलेस बिकॉज दीज डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। ये वाइट और कलरलेस होते हैं क्योंकि ये कोई हीमोग्लोबिन इसके अंदर कंटेन नहीं होता। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 4000 टू 11000 माइक्रोलीटर है। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंजेस से कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोपनिया, और अगर ये अपनी नॉर्मल रेंजेस से बढ़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्लासिफिकेशन क्या होती है WBCs की? द WBC सेल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस इनटू टू ग्रुप। मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस के हिसाब से ये दो में डिवाइड होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स ये डिवाइड होता है प्रेजेंस डिफरेंट फॉर्म यानी कि न्यूक्लाई के साथ डिवाइड किया गया इसको। जैसे इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होता है, एजिनोफिल्स होता है और बेजोफिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास है ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs। अब ये दो में डिवाइड हो रहा है, ए ग्रेन्यूलर एंड ग्रेन्यूलर। ए ग्रेन्युलर में आ रहा है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट, उसके अंदर फिर लिम्फोसाइट में आ रहा है T सेल एंड B सेल और नेचुरल किलर सेल यानी कि T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और NK सेल्स। उसके बाद बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल्स, ये भी आपके पास ग्रेन्युलर की टाइप्स है। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या है। फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? बोन मेरो में। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी सेगमेंटेड है, पर्पल कलर का जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स में है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 50 टू 70% हिस्सा वाइट ब्लड सेल्स का कवर करता है। इसका फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस करता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि किसी भी फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि आपकी बॉडी में इंटर होते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह। ये रिमूव कर देता है वेस्ट मटेरियल को, जैसे कि अगर सेल पे जमी हुई कोई डेब्रिस वगैरह है तो। एजिनोफिल की अगर बात करें, वही फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मेरो में। न्यूक्लियस इसका बाइलोब्ड होता है, पर्पल कलर का ये बाइलोब्ड है दोनों तरफ से। साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलर लाइट पिंक कलर के होते हैं जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद ग्रेन्यूल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं, पिंकिश होते हैं न्यूट्रोफिल से ज़्यादा। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ओनली 2 to 4%। इसका जो फंक्शन है एलर्जिक टेंडेंसीज़ में होता है। एजिनोफिल भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो ज़्यादा एलर्जिक में देखा जाता है। MCQs में ये आता है कि एलर्जिक टेंडेंसीज़ में काम करते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोई इंटर हो जाता है कोई भी माइक्रोब और वो एलर्जी कॉज करवा देता है, उस एलर्जी के नतीजे में ये जो अपना काम करता है ये एक्टिवेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एजिनोफिल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेजोफिल्स। फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? इसकी बोन मेरो में हो रही है। न्यूक्लियस इसका स्लाइटली नॉच्ड होता है। साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स इसके जो ब्लू कलर के हैं ये बेजोफिलिक होते हैं। ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मच फ्यूअर लार्जर होते हैं। बेजोफिलिक के जो न्यूक्लियर वो होते हैं ग्रेन्यूल्स वो ज़्यादा होते हैं एजिनोफिल से ज़्यादा। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 to 1% होती है। कॉज एलर्जिक टेंडेंसीज, ये भी लेकिन एलर्जिक टेंडेंसीज़ में एजिनोफिल आप ये समझें कि 85% अब वो रिएक्ट करता है और बेजोफिल सिर्फ ओनली 15% रिएक्ट करता है। दोनों का काम थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड में ये है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स विद अ लार्ज न्यूक्लियस एंड नो ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म आइदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स मेक अप 25 to 50% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट।
एक ग्रेनुलोसाइट क्या है, एक ल्यूकोसाइट की टाइप है, इसके अंदर भी लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट ए ग्रेनुलोसाइट का जहाँ पे वर्ड आ जाए ए, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं यहाँ पर। इनके साइटोप्लाज्म में सिर्फ इनके पास मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं, जो कि मिलकर 25 से 50% हिस्सा बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स का। इनको दो में क्लासीफाई किया गया है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोसाइट की, वही इसकी फॉर्मेशन भी रेड बोन मेरो में होती है। साइटोप्लाज्म एक ग्रेनुलर है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। बेजोफिलिक इसका ब्लू कलर का है, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस यहाँ पे हमारे पास किडनी शेप का होता है, पर्पल एंड एसेंट्रिकली सेंट्रिकल में होता है। नॉर्मल वैल्यू है इसकी 4 to 8%। इसका फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस। यहाँ पे अगर आपकी बॉडी में इंटर हुआ है, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा इसको इनगल्फ करने के लिए, यहाँ पे पहुँचा है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा इसको इनगल्फ करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट है लार्ज न्यूक्लियाई एंड देयर आर टू फंक्शनली डिस्टिंक्ट टाइप। इनकी दो टाइप्स होती हैं। ये लार्ज न्यूक्लियस होता है इनके पास, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ये सर्कुलेट करते हैं आपके ब्लड में, प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर तादाद में लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, जैसे कि लिम्फ नोड्स या स्प्लीन वगैरह। फॉर्मेशन होती है इनकी ग्रेट में लिम्फेटिक टिश्यू में होती है, जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स आ गया। ये डेवलप होते हैं हेमाटोसाइटोब्लास्ट सेल से, यानी कि स्टेम सेल से, रेड बोन मेरो में, और ये स्प्रेड हो जाते हैं आपके ब्लड में किसके ज़रिए, लिम्फॉइड टिश्यूज़ के ज़रिए। साइटोप्लाज्म जो है इनका वो एक ग्रेनुलर होता है, न्यूक्लियस इनका राउंड एंड पर्पल होता है। फंक्शन क्या है इनका, किलिंग करते हैं उसको फॉरेन पार्टिकल को बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ को बनाते हुए किसको किल करते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है लिम्फोसाइट की शेप। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं प्लेटिलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। These cells are formed by the division of मेगाकैरियोसाइट। जब मेगाकैरियोसाइट सेल की डिवीजन होती है तो ये हमारे पास प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। दीज में भी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल भी होते हैं, ओवल भी होते हैं, रॉड भी होते हैं, कॉमा शेप में भी होते हैं। इनकी अपीयरेंस इस तरह होती है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इनकी जो लाइफ स्पेन होती है प्लेटलेट्स की वो 8 to 11 डेज़ होती है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, नॉर्मल वैल्यू है 150,000 to 40 लाख माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से कम होंगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर ये इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है और हेल्प करता है कोई भी वेस्कुलर लाइनिंग अगर रिपेयर हो। और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो होता है हेल्दी मैन का वो 2 to 6 मिनट्स तक होता है। ये हमारे पास आ जाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्लॉटिंग फैक्टर ये हमारे पास है, एक कोगुलेशन प्रोसेस होता है जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में मिल जाएगी कि कोगुलेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, कि ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी में क्यों होता है, किस तरह होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि फिब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, प्रो एक्सिलरीन, एसी ग्लोबुलिन, स्टेबल फैक्टर, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन AGH, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर A, क्रिस्मस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, स्टार्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर C, हेजमिन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेब्लिशिंग फैक्टर, विटामिन K इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। इसका पूरा टॉपिक आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर कुछ ही टाइम में मिल जाएगा बिफोर एग्ज़ाम। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर प्रोटीन उसकी कुछ परसेंटेज है, टोटल उसका ओरिजिन है, कहाँ होता है और उसका फंक्शन है। जैसे एल्ब्यूमिन 60% होती है, लिवर में होती है। क्या करती है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। अल्फा ग्लोबुलिन एंड ग्लोबुलिन अल्फ़ा एंड ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन ये हमारे पास 36% लिवर में प्रेजेंट होती है। अल्फ़ा ग्लोबुलिन का काम है कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन्स को, और इसका बीटा ग्लोबुलिन का भी यही काम है कि लिपिड्स एंड फैट को ट्रांसपोर्ट करती है सोल्यूबल वाइटामिन्स में। गामा ग्लोबुलिन लिम्फेटिक टिश्यूज़ में होती है। ये क्या है, एक कंस्टिट्यूएंट टाइप है एंटीबॉडी की। फिब्रोनोजिन 4% होती है आपके लिवर में और ब्लड कोगुलेंट करवाती है। RBCs की हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है। RBCs काउंट कितना होता है, मेल में 4.7 to 6.1 मिलियन सेल माइक्रोलीटर, फीमेल में कितना है 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स माइक्रोलीटर। हीमोग्लोबिन मेल में कितना है 13.8 to 17.2 ग्राम पर ड्यूल, फीमेल में कितना है 12.1 to 15.1 ग्राम पर ड्यूल। हेमाटोक्रिट कितना है, मेल में 40.7 to 50.3%, फीमेल में कितना है 36.1 to 44.3%। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास कितने हैं 4.5 to 11 एक्सपोनेंट पावर 10 सेल्स माइक्रोलीटर। प्लेटलेट्स हमारे पास कितने हैं 150 to 450 10 सेल्स एक्सपोनेंट पावर 10 माइक्रोलीटर। यानी कि ये वही वाइट ब्लड सेल्स की आ गई है 4000 to 11,000 और 150,000 to
फोर्ड लेक। मीन कॉर्पसल वॉल्यूम की एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास है 80 to 100 फीमोलीटर। अगर लो होगा तो माइक्रोसाइटिक, हाई होगा तो मैक्रोसाइटिक, नॉर्मल है तो नॉर्मोसाइटिक। मीन कॉर्पसल्स हीमोग्लोबिन एमसीएच की वैल्यू यानी कि वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, एमसीवी में हम देखते हैं कि आरबीसीज की एवरेज कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है। एमसीएच में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसीज के अंदर कितना उसका वेट है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 27 to 31 है पिकोग्राम सेल। लो होगा तो हाइपोक्रोमिक, हाई होगा तो हाइपरक्रोमिक, नॉर्मल है तो नॉर्मोक्रोमिक। मीन कॉर्पसल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएच में हम क्या देखते हैं, एवरेज देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखते हैं कि पर यूनिट उसकी क्या कंसंट्रेशन है पैक्ड सेल के अंदर। एमसीएचसी 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। एंजियोजेनेसिस, ये क्या है कि जब कोई न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हीलिंग वुंड का हील होना, मैलिग्नेंट ट्यूमर का होना, तो ये हमारे पास एंजियोजेनेसिस कहलाता है। एप्लेसिया क्या चीज़ है, अगर सेलुलर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रही है, सेल इन द बोन मेरो के अंदर सेलुलर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रही है, तो वो हमारे पास एप्लेसिया आ जाता है। बैंड सेल क्या होते हैं, जो इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनको हम बैंड सेल कहते हैं। ब्लास्ट सेल कौन से होते हैं, जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज या प्रीमिटिव डब्ल्यूबीसीज होते हैं, बोथ आर सेम, तो वो हमारे पास ब्लास्ट सेल होते हैं। डिस्प्लेजिया क्या होती है, एबनॉर्मली डेवलपमेंट हो जाती है ब्लड सेल्स की, उनका साइज चेंज, शेप चेंज, उनकी अपीयरेंस में भी चेंजेस आ जाती हैं। इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, आरबीसीज की फॉर्मेशन के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है कि नॉर्मल आरबीसीज का कलर कितना है, इंडिकेट करता है कि नॉर्मल अमाउंट कितना है हीमोग्लोबिन के अंदर। नॉर्मोसाइटिक का मतलब है कि नॉर्मल साइज़ कितना है आरबीसीज का। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है आपकी किडनी से और ये नेसेसरी होता है इरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज के लिए। हेमाटोक्रिट क्या है, परसेंटेज कितनी है टोटल ब्लड वॉल्यूम में जो कि आरबीसीज के अंदर कंसिस्ट कर रहा है। हेमाटोपोइसिस क्या है, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होती है आरबीसीज की। और हेमोलाइसिस क्या है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है आरबीसीज की आउटसाइड द वेस्कुलेचर वेसल से आउटसाइड पर। हीमोसेड्रिन क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ब्रेकडाउन होती है हीमोग्लोबिन की तो हमें मिलती है। जब हीम और ग्लोबुलिन की ब्रेकडाउन होती है तो हमें हीमोसेड्रिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मिलती है। हीमोस्टेटिस क्या है, इंट्रिकेट करता है बैलेंस बिटवीन किसके दरमियान, क्लॉट फॉर्मेशन और क्लॉट डिसोल्यूशन के दरमियान। रेटिकुलोसाइट्स क्या है, स्लाइटली इमेच्योर आरबीसीज होते हैं। 1% टोटल सर्कुलेशन आरबीसीज, आरबीसीज की टोटल प्रोडक्शन में कोई 1% ऐसा होता है जो कि इमेच्योर होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। स्टेम सेल है, प्रिमिटिव सेल होते हैं, कैपेबल होते हैं खुद से सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए। डिफरेंशिएशन इनटू माइलॉइड लिम्फॉइड स्टेम सेल के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं। हिस्टोसाइट क्या है, फेगोसाइटिक सेल है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। हाइपरप्लेजी क्या है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाना, प्रोलिफरेट हो जाना नॉर्मल सेल्स का। माइलॉइड क्या चीज़ है, पर्टेनिंग टू नॉन लिम्फॉइड ब्लड सेल्स दैट डिफरेंट into RBCs, platelets, monocytes, macrophages, neutrophils, eosinophils, basophilic एंड मास्ट सेल पर्टेन करते हैं यानी कि नॉन लिम्फॉइड ब्लड सेल्स होते हैं। माइलॉइड सेल जो होते हैं आरबीसीज में डिफरेंशिएशन बताते हैं, प्लेटिलेट्स में, मोनोसाइट्स में, मैक्रोफेजीज में, न्यूट्रोफिल्स में, एजिनोफिल्स में, बेजोफिलिक और मास्ट सेल में। माइलोपोइसिस क्या है कि फॉर्मेशन और म्यूटेशन कैसी होती है सेल की, माइलॉइड स्टेम सेल से। पेनसाइटोपिनिया क्या है, एबनॉर्मली डब्ल्यूबीसीज का बढ़ जाना, आरबीसीज और प्लेटिलेट्स का बढ़ जाना। फेगोसाइटोसिस क्या है कि प्रोसेस होता है इंजेक्शन और डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया का। पोइकिलोसाइटोसिस क्या होता है कि आरबीसीज की शेप डिफरेंट हो जाना। पॉलीसाइथीमिया होता है कि आरबीसीज का बढ़ जाना। बोन मेरो क्या चीज़ होती है, बोन मेरो इज़ द साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। इन अ चाइल्ड ऑल स्केलेटल बोन्स आर इन्वॉल्व, बच्चों में तमाम बोन इन्वॉल्व होती हैं। अडल्ट में सिर्फ मेरो एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड होती है यानी कि पेल्विस में, रिब्स में, वर्टिब्रा में और स्टर्नम में। ये कंसिस्ट होती है आइसलैंड सेलुलर कंपाउंड में, इसमें रेड बोन मेरो होता है, सेपरेट होती है ये येलो मेरो से। जब स्टेम सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि डिफरेंशिएशन करवाता है माइलॉइड और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स का। ये स्टेम सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिक टाइप है ब्लड सेल्स की उनको प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फॉइड स्टेम सेल जो है वो इधर टी बी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट स्टेम सेल को प्रोड्यूस करता है। माइलॉइड स्टेम सेल जो है वो डिफरेंशिएट करवाते हैं 3 ब्रॉड सेल टाइप्स में, जैसे कि आरबीसीज कौन है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटिलेट्स। और एक डिफेक्ट जो होता है माइलॉइड स्टेम सेल का वो ये प्रॉब्लम भी कॉज करवा सकता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसीज के साथ नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्शन में भी और आरबीसीज और प्लेटिलेट्स की प्रोडक्शन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करवा सकता है। देखिए ये हमारे पास है हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस है, ठीक है। अब सबसे पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, यहाँ से स्टिमुलेट हुआ, इसके पास आते हैं 2, एक आता है माइलॉइड स्टेम सेल, दूसरा आता है लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे पास 4 सेल आ रहे हैं, CFUE, CFU मैग, CFUGM।
इस फर्स्ट वाले से आ रहा है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट और उससे आ रहा है मोनोब्लास्ट एंड मायोब्लास्ट। उसके बाद आ रहा है एजिनोफिलिक मायोब्लास्ट, बेजोफिलिक मायोब्लास्ट। अच्छा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बन रहा है रेटिकुलोसाइट और उससे बन रहा है आरबीसीज। मेगा कैरियोब्लास्ट से बन रहा है मेगा कैरियोसाइट और उससे बन रही है प्लेटिलेट्स। मोनोब्लास्ट से बन रहा है मोनोसाइट और उससे बन रहा है मैक्रोफेजेस। मायोब्लास्ट से बन रहा है न्यूट्रोफिल। एजिनोफिल मायोब्लास्ट से बन रहा है एजोफिल। बेजोफिलिक मायोब्लास्ट से बन रहा है बेजोफिल। लिम्फॉइड स्टेम सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्री बी सेल्स और प्रोथ्रेम्बोसाइट यानी कि बी सेल और टी सेल्स हैं। बी सेल और टी सेल से क्या बनता है, बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल और टी लिम्फोसाइट। ये हमारे पास पूरा एक प्रोसीजर होता है जो कि इससे बनता है। आरबीसीज हैं, ये बेजोफिलिक है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, एजिनोफिल, बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटिलेट्स। है एनीमिया। एनीमिया क्या है, द मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ऑल एज। एक ये मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर है, किसी भी एज के ग्रुप में हो सकता है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बिलो नॉर्मल रेंज। जब आरबीसीज के नंबर्स में कमी आ जाए, हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कम हो जाए तो एनीमिया होता है, यानी कि ब्लड कम हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जाहिर सी बात है, जब हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कम होगी तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी ब्लड के अंदर। मोस्ट कॉमन जो इसके कॉजेज़ होते हैं, अक्यूट ब्लड लॉस अगर होता है तो एनीमिया के चांसेस हैं। डिक्रीज और फॉल्टी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अगर कोई रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट हो गया है, वो डिक्रीज है, वो कम हो रहे हैं या इमेच्योर हो रहे हैं, प्रीमेटिव हो रहे हैं, तो भी एनीमिया हो सकता है। और अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो भी एनीमिया हो सकता है। देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनीमिया विद द मेन टाइप्स बीइंग एनीमिया रिलेटेड टू अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं एनीमिया की, उसकी जो मेन टाइप होती है रिलेटेड करती है वो अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस पे। एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ में आ जाता है, जैसे कि कैंसर में, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में, रीनल डिजीज़ में, लिवर डिजीज़, ऑटो इम्यून कंडीशंस में। एनीमिया कोज्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज़ का ऊपर हमें बता दिया। नेक्स्ट हमें बता रहे हैं जो क्लासिफिकेशन है कि अगर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होता है तो आयरन एनीमिया डेफिशिएंसी, फोलेट एनीमिया डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। अगर हेरिडिटरी एनीमियाज की बात करें, जैसे सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ये आगे हमारा टॉपिक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉज। किसी भी सबब के हिसाब से उसकी क्या क्लासिफिकेशन होंगी। इन एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, पॉलीफ्रेटिव एनीमिया। अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन इन एडिक्वेट है, हाइपोपोलिफ्रेटिव एनीमिया हो सकता है। अगर ब्लड लॉस एनीमिया है तो वो अक्यूट हेमरेज होने की वजह से, या अगर जीआईटी ब्लीडिंग हो रही है या मेनोरेजिया हो गया है तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, हीमोलाइसिस हो रही है, आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो रही है तो भी एनीमिया हो सकता है। और हेरिडिटरी अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी एनीमिया हो सकता है। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनीमिया क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू टिश्यूज। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कम, ब्लड में कम हो जाना या ऑक्सीजन जो आपके टिश्यूज़ में है वो कम हो जाना, वो कंसिक्वेंस करता है एनीमिया कॉज करवाता है। जब एनीमिया डेवलप होता है तो वो स्लोली होता है, चाइल्ड अडेप्ट, चाइल्ड्स में ज़्यादा होता है, फौरी तौर पे वो इसको अडेप्ट करते हैं। अब इसके कुछ साइंस होते हैं जैसे फैटिग, वीकनेस, पैलर, स्लाइट जॉइंटिस। अगर रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होना, डिसरिथमिया होना, पल्स इरेगुलर होना, उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसरिथमिया। चेस्ट पेन का होना, टेकिकार्डिया, पल्स का ज़्यादा हो जाना, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैरों का ठंडा होना, कोइलोंकिया स्पून शेप नेल्स इन आयरन डेफिशिएंसी। ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, ये चीज़ होती है कोइलोंकिया। जब नेल्स इस तरीके के हो जाते हैं स्पून शेप के तो ये भी एनीमिया का एक साइन है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे होगी, सीबीसी करवाएंगे, डिक्रीज आरबीसी आएगा उसके अंदर, एचबी डिक्रीज आएगा, एचसीटी हेमाटोक्रिट उसके अंदर कम आएगा। अदर टेस्ट भी करवाते हैं, पार्टिकुलरली टेस्ट होते हैं, सीपी है, ईएसआर है। ईएसआर की फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कि आरबीसी का रेट देखने के लिए।
थेराप्यूटिक मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ट्रीट अंडरलाइन कोज, सबसे पहले हम जो कोज हमें मिला है उसको हम ट्रीट करेंगे। ट्रांसफ्यूजन आफ्टर हेमरेज इफ़ नीडिड, हेमरेज के बाद अगर ज़रूरत है तो उसको हम ट्रांसफ्यूजन देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे उसको। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन देंगे आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म करने के लिए। सपोर्टिव केयर में हम क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे ताकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकें। ऑक्सीजन हम उसको प्रॉपरली देंगे और बेड रेस्ट भी देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, ये एक एनीमिया की टाइप है जो कि लो आयरन लेवल की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जनरली प्रिवेंटेबल है, इससे बचा जा सकता है। लो लेवल जो होती है आयरन की, वो लीड करती है बॉडी को कि वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम करे और हीमोग्लोबिन कम कर देता है आपकी बॉडी में, और इसी के साथ आपकी बॉडी जो है वो कम अमाउंट में ऑक्सीजन को भी रिसीव करती है। जब आपकी बॉडी में आयरन का लेवल कम हो जाता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलता, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। कॉजेज इसके कौन कौन से हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, इसको शॉर्ट फॉर्म में IDA आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी में इंजेक्शन पुअर इनटेक अगर आप कर रहे हैं, सर्जरी में हो सकता है स्मॉल इंटेस्टिन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टिन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है हमारी किसी भी चीज़ की, डाइजेशन की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टीन में होती है। वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, आयरन की होती है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टीन अगर कोई सर्जरी वगैरह हो गई है तो जाहिर सी बात है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इंजरीज वगैरह में हो सकता है, इन्फ्लेमेशन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में होगा क्योंकि उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जीआईटी ब्लीडिंग होती है, और आइडियोपैथिक भी हो सकती है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की इसकी बात करें, लेथार्जिक फील होना, ओवर एक्सर्टेड इजीली यानी कि शॉर्ट ऑफ ब्रीथ का होना, वाइट फूड क्रेविंग, आइज डर्टी क्ले, इन चीज़ों की क्रेविंग होना, वाइट फेस, पेल हो जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग विल बिकेम स्मूथ एंड टर्न वेरियस कलर ऑफ रेड कलर में भी हो सकती है आपकी टंग, मैरून कलर, येलो कलर, पिंक कलर, इस तरह के इन्फ्लेमेशन होना, हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना। ट्राई करते हैं कि कंपनसेट कर सकें लो ऑक्सीजन को भी बॉडी के अंदर। नेल चेंज हो जाना, कौन सी कंडीशन आ जाती है, कोई लोंकियाज में आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्पून शेप नेल्स। डायग्नोज की अगर बात करें, सबसे पहले हिस्ट्री में उसकी डाइटरी इंटेक पता करेंगे। रेगुलर सेल्फ मेडिकेशन अगर वो ले रहे हैं एस्प्रिन के साथ जो कि जीआईटी ब्लीडिंग को बढ़ा रही है तो वो चेक करते हैं। ब्लड इन फीसिस तो नहीं है, वो उसकी प्रेजेंस तो नहीं है, वो चेक करते हैं। वुमेन को देखते हैं कि उसका मेंस्ट्रुएशन फ्लो कितना है। एग्जामिनेशन करेंगे हम डायग्नोज के साथ साथ, कि एनीमिया को देखेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे, आयरन डेफिशिएंसी को चेक करेंगे, पल्पेट करेंगे स्प्लीन को, लिवर को फाइंड आउट करने के लिए कि कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ तो वहाँ पर नहीं है या कोई क्रॉनिक ब्लड लॉस तो वहाँ नहीं हो रहा। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे प्रोक्टोस्कोपी के जरिए थ्रू द कैमरा। इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाते हैं, ब्लड सीपी करवाते हैं, उसमें लो हीमोग्लोबिन आता है, हेमाटोक्रिट कम आता है, एमसीवी मीन सेलुलर वॉल्यूम हमें कम मिलता है, आरबीसीज माइक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक है, उनके साइज उनके कैरेक्टरिस्टिक को चेक करने के लिए, सीरम फेरेटिन को चेक करने के लिए, सीरम आयरन को चेक करने के लिए, आयरन प्रोफाइल को चेक करने के लिए, बोन मेरो को चेक करने के लिए, स्टूल एंड यूरिन का एग्जामिनेशन करने के लिए। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसके कॉज की, आयरन रिप्लेसमेंट करते हैं, आइब्रेट फॉलिक देते हैं 500 mg डेली एंड सेंगोबियान देते हैं 250 mg डेली। अब बात करते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन हम क्या करते हैं, टेक आयरन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, आपने आयरन लेनी है एम्प्टी स्टमक जो कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। मे टेक विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, उसके बाद आपने कम अमाउंट में खाना लेना है ड्यू टू स्टमक अपसेट होने की वजह से, खाली स्टमक की वजह से, इसीलिए आपने कम अमाउंट में खाना लेना है ताकि पेन वगैरह स्टमक में ना हो। विटामिन सी आपने लेना है, ऑरेंज ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस लेना है, ये आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। डोंट टेक विथ एनी मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी किस्म की कोई मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, जैसे कैल्शियम एंटासिड, ये आपके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। एंड वेट टुवर्ड, और इनके दरमियान आपने 2 घंटे का फासला भी रखना है। स्टूल विथ टर्न ब्रेक विच इज़ नॉर्मल वाइल टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, जब आयरन सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं तो नॉर्मली आपका स्टूल कितना है उसको भी एग्जामिन करना है। टेरी स्टूल, हैविंग स्टूल, ब्लड नॉर्मल, ब्लीडिंग तो नहीं है, ब्लैक स्टूल है, टेरी है, स्मेली है, फॉली है, ये तमाम चीज़ें। लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए मिक्स इन अ ड्रिंक विथ स्ट्रॉ से आपने लेना है, टीथ को ब्रश करके लेना है, आफ्टर वर्ड्स कैन स्टेन टीथ, पीने से पहले भी आपने टीथ को ब्रश करना है और उसके बाद भी। साइड इफ़ेक्ट्स के क्या हो सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो आपने ज़्यादातर पानी लेना है
ताकि स्टूल आपका सॉफ्ट हो जाए, अगर ज़रूरत हो तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। ये हमारे पास इंजेक्टर होते हैं, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के हिसाब से उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। 5 अगर उसकी रीडिंग आती है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10 या 11 अगर हीमोग्लोबिन हमें मिलता है तो नंबर ऑफ़ इंजेक्शन एनएस का हम इसलिए देते हैं कि 24, 22, 20, 17, 14, 12 एंड 10। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो मेन चीज़ है आपके लिए वो इसकी एनीमिया की टाइप्स हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, और उसकी आप जब पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि उसका एचबी कितना है, एचसीवी कितना है, एमसीवी कितना है, एमसीएचएस कितना है और एचसीटी उसका कितना है। अब पर्नीशियस एनीमिया की अगर बात करें तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर ज़्यादातर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है इंट्रिंसिक फैक्टर की। नॉर्मली जो सिक्रेटेड होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा से, यानी कि स्टमक से जो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होते हैं उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, तो नेसेसरी है कि इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन हो विटामिन B12 की। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पे पेराइटल सेल जो होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोजा एट्रोफी में चला जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी जो है वो इंस्ट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होता। जो आरबीसीज का साइज़ होता है वो लार्ज हो जाता है, उसकी जो शेप होती है वो ओवल हो जाती है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जो कि ये भी कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। असिस्मेंट फाइंडिंग हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम में मेजरली इफेक्ट करता है पर्नीशियस एनीमिया। लो विटामिन B12 की वजह से ये इरिवर्सिबल डैमेज भी कर सकता है आपके नर्व सेल्स को। पेशेंट जो है एक्सपीरियंस करता है कि उसको पैरेस्थीसिया हो जाता है, इट मीन्स दैट मुंह में छाले पड़ जाना, सीवियर पैलर की कंडीशन में जा सकता है, फैटिकनेस फील होना, वेट लॉस हो जाना, स्मूथ ब्रीफी रेड टंग हो जाना, स्लाइटली जॉइंटिस हो जाना, पैरेस्थीसिया ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों पे छाले पड़ जाना, डिस्टर्बेंस हो सकता है उसके गेट एंड बैलेंस में। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं आरबीसीज को मेजर करने के लिए, एचजीबी को देखने के लिए और एचसीटी को देखने के लिए। ब्लड स्मेयर को देखते हैं तो आरबीसीज की अपीयरेंस किस तरह है, उसकी शेप कैसी है। विटामिन B12 लेवल को चेक करते हैं। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर देखते हैं कि एंटीबॉडी असेसमेंट करते हैं कि वो किस तरीके की है। बोन मेरो एस्पिरेशन बायोप्सी भी करवाते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन देंगे, विटामिन B12 देंगे और आयरन रिप्लेसमेंट भी देंगे। थर्ड हमारे पास आ जाती है हीमोलाइटिक एनीमिया। ये भी कॉमन है। प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होती है इसमें एरिथ्रोसाइट्स की, यानी कि आरबीसीज की। जब ये रिलीज होता है हीमोग्लोबिन तो वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में। ये जब इंक्रीज हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो वो हाइपोक्सिया करवा सकती है, जो कि स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन को, जो कि एक हार्मोन है। आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है आपके किडनी से, जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन के इंक्रीज होने की वजह से उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ता है कि रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट में आरईएस सिस्टम में इंक्रीजमेंट करवा देना। ये हमारे पास एक कॉमन जो है हेमोलाइटिक डिसऑर्डर में होता है कि हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो जॉइंटिस पेलर मिलता है पेशेंट। फिजिकल फाइंडिंग में स्प्लीन उसका इनलार्ज मिलेगा, स्कल उसकी बोसिंग मिलेगी। कंजेनाइटल केसेस में हीमोग्लोबिन लेवल उसका नॉर्मल से सीवियरली रिड्यूस हो जाएगा, कम मिलेगा। एमसीवी एमसीएच यूजुअली हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, रेटिक्यूलोसाइट्स हमें बढ़े हुए मिलेंगे, बिलिरुबिन हमें इंक्रीज मिलेगा, अनकंजुगेटेड होगा। एलडीएच हमें कितना मिलेगा, एलडीएच का मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि ये हमें अप टू 10 नॉर्मल विद इन इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस इसकी हो जाएगी। और हेप्टोग्लोबिन हमें रिड्यूस टू एब्सेंट, यानी कि कम मिलेगा या एब्सेंट भी मिल सकता है अगर हेमोलाइसिस होती है इंट्रावेस्कुलर पार्ट के अंदर। डायग्नोसिस की अगर बात करें हीमोलाइटिक एनीमिया की, ट्राइड ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, नॉर्मोमैक्रोसाइटिक एनीमिया, रेटिक्यूलोसाइटोसिस एंड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है अपनी नॉर्मल रेंजेस से, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। एक ऐसी डिजीज़ है जहां पर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अगर ये किसी भी मिडिल एज में या जूइश मैन में, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें अक्सर ये ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक हेरिडिटी डिजीज़ है जो कि डिसऑर्डर है एक ब्लड का। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होती है हीमोग्लोबिन की, बीटा जीन की, जो कि आपके क्रोमोसोम नंबर 11 में फाउंड किया जाता है। ये डिजीज़ आपकी बॉडी में फाउंड होती है और ये एबनॉर्मली शेप देती है, रेड ब्लड सेल्स को सिकल शेप देती है, इस तरीके की शेप दे देती है, जबकि ये एक नॉर्मल सेल की शेप है। जब ये एक्सपोज होती है, किस वजह से ये शेप मिलती है, जब आपका ऑक्सीजन का लेवल
कम हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो सिकल सेल एनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिकल सेल एनीमिया पर्सन इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन S normal hemoglobin is hemoglobin A on their red blood cells. This type of hemoglobin is very sensitive to oxygen changes which causes the red blood cells to change its shape. पर्सन जो है वो एबनॉर्मल उसका हीमोग्लोबिन आ रहा है, उसका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ए से इसको कंसर्न किया जा रहा है और एबनॉर्मल को कंसर्न किया जा रहा है एस से, उसके रेड ब्लड सेल से। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन की टाइप है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन की चेंजेस हो रही है जो कि आरबीसीज को उसकी शेप चेंज करने पर मजबूर कर रही है। द पर्सन क्या कर रहा है, इनहेरिटेड कर रहा है कि उसको दो हीमोग्लोबिन एस जीन और ए जीन की हमने बात की थी, एस जीन के साथ ईच पेरेंट के साथ उसको कन्वर्ट किया जा रहा है जो कि ऑटोसोमल है और एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन एस जो है उसका बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि हमने बात की थी जो एस है हमारे पास वो कितना आ रहा है उसका एबनॉर्मली है, तो ये बहुत ज़्यादा वीक है और ये ईजिली रप्चर भी हो सकता है। ये इनकी जो लाइफ स्पेन होता है वो सिर्फ 20 डेज होता है कंपेयर टू नॉर्मल 120 डेज के। नॉर्मल हमारे पास कौन सा था, हीमोग्लोबिन ए हमने कंसर्न किया था, और जो एबनॉर्मल था उसको हमने कंसर्न किया था एस, क्योंकि वो सिकल सेल की तरफ जा रहा था। तो सिकल सेल एनीमिया की लाइफ स्पेन ओनली 20 डेज होती है, बट नॉर्मल आरबीसीज की लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज। बाय द वे दिस पिक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट लिटरली आई विल टेल यू कि इसमें क्या है, सिकल सेल क्राइसिस हमें मिल जाते हैं। सिकल सेल क्राइसिस में अब आ जाता है वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस कोज बाय स्टेटिस ऑफ ब्लड विथ क्लम्पिंग ऑफ सेल। जब सेल्स की क्लम्पिंग हो जाए, माइक्रो सर्कुलेशन हो जाए, इस्कीमिया हो जाए, इन्फार्क्शन हो जाए, तो उसकी साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, फीवर, पेनफुल स्वेलिंग होना, हैंड्स एंड फीट्स की जॉइंट्स होना और अफेक्टेड एरिया जो होते हैं, और साथ में एब्डोमिनल पेन होना। स्प्लेनिक स्क्वेस्ट्रेशन में क्या होता है कि ये पुलिंग और क्लम्पिंग हो जाती है ब्लड की स्प्लीन के अंदर, हाइपर स्प्लिनिज्म हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम में क्या मिलेगा, एनीमिया आपको मिलेगा, हाइपोवॉलेमिक की तरफ पेशेंट जा सकता है और शॉक में भी जा सकता है। हाइपर हीमोलाइटिक में क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड रेट होता है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करवाता है शॉर्ट टाइम के लिए, और इसमें मैनिफेस्टेशन आपको क्या मिलते हैं, एनीमिया हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है और रेटिकुलोसाइटोसिस भी हो सकता है। एप्लेस्टिक क्राइसिस क्या होता है, इसमें जो आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है और वो समटाइम डिमिनिश यानी कि गायब भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन होना या डेप्लीकेशन हो सकती है फॉलिक एसिड की। इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है कि एनीमिया और पैलर आपको मिलेगा पेशेंट। इसके लिए मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट क्या आएगा, हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट हम देंगे। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको एज अ मेडिकेशन यूज़ किया जाता है, सिकल सेल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है सिर्फ दिन में एक बार। एंटीबायोटिक्स में हम इसको पेनिसिलिन देंगे बच्चों के लिए ताकि प्रिवेंट इन्फेक्शन से बच सकें। बोन मेरो के लिए हम बोन मेरो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम एप्लास्टिक एनीमिया में। एप्लास्टिक एनीमी क्या है, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है जहां पर एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन, प्लेटलेट्स की क्या होती है, फेल्ड हो जाती है, प्रॉपरली नहीं होती। एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो किसी भी एज के ग्रुप में हो सकता है और दोनों जेंडर में हो सकता है। ये डिजीज़ कैरेक्टराइज की गई है कि ये पैनसाइटोपिनिया भी करवाती है, अकम्पेन्ड बाय ये हाइपोसेलुलर बोन मेरो की वजह से होता है। जब बोन मेरो अपना काम प्रॉपरली नहीं करती, जब वहाँ पर आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन नहीं होती, तो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। अक्वायर्ड हमारे पास क्या आता है, मोस्ट जो इसके केसेस होते हैं प्लास्टिक एनीमिया के वो आइडियोपैथिक होते हैं। इधर कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये एक्सपोजर किसकी वजह से होते हैं, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, इस डिजीज़ का। एक्सपोजर हो सकते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से, केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से, या किसी ड्रग्स का रिएक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन की अगर बात करें तो वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस हो गया, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन हो गया, और उसी के साथ साथ मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस ओकेशनली ये एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करवा सकता है, और प्रेगनेंसी में भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। असिस्मेंट हम किस तरह करेंगे इसकी, पैनसाइटोपिनिया हमें मिलेगा यानी कि एरिथ्रोसाइट की डेफिशिएंसी मिल रही है, ल्यूकोसाइट्स की मिल रही है और थ्रोम्बोसाइट्स की डेफिशिएंसी हमें मिल रही है। पटेकिया होगा आपको यानी कि स्किन पर रेशेस पड़ जाना, इस तरीके कुछ रेशेस होते हैं। पर्परा होना यानी कि स्किन आपकी अजीब सी आपको कंडीशन फील होना, बेचैनी रहना, ब्लीडिंग, पैलर, वीकनेस, टेकिकार्डिया और फैटिकनेस फील होना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स डिसऑर्डर।
वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? मैलिग्नेंसी हो जाती है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ की बोन मेरो में, और इंक्रीज यानी कि इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी इन्फेक्शन से। जब आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उनका क्राउड लग जाता है, हुजूम बन जाता है आपकी बोन मेरो में, तो वो किसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाता है? आरबीसीज की, प्लेटलेट्स की, जिसके नतीजे में एनीमिया भी होता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम टाइप्स की। अगर मेजर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, लिम्फोसाइटिक जो कि एबनॉर्मल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं लिम्फॉइड पाथवे में, और माइलोटिक जो कि इन्वॉल्व होते हैं माइलॉइड पाथवे में। अच्छा, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ल्यूकीमिया की कि अक्यूट लिम्फोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? जो कि लिम्फोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं बोन मेरो में, ये किसी भी एज में हो सकता है, 15 तक की एज में हो सकता है। अक्यूट माइगोजीनियस ल्यूकीमिया कब होता है? ये बोन मेरो में होता है, मायोब्लास्ट सेल्स में होता है, और ये 15 टू 39 ईयर्स की एज में होता है। क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया कब होता है? जब ज़्यादातर ग्रेनुलोसाइट्स बोन मेरो में प्रेजेंट हो जाएं, और ये फोर्थ डिकेड यानी कि बिटवीन द 40 की एज में होता है, 39 के बाद, 50 से पहले और 39 के बाद। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कब होता है? जब लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट हो जाए आपके बोन मेरो में, और ये ज़्यादातर 50 के बाद होता है। इसके जो कॉजेज़ हैं वो अभी तक अननोन हैं। रेडिएशन की वजह से, साइटोटॉक्सिक ड्रग लेने की वजह से, रेट्रोवायरस की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, और इम्यूनोलॉजिकल यानी कि इम्यून डेफिशिएंसी स्टेट्स जो कि एसोसिएट करती है कि हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में बढ़ावा हो सकता है। अच्छा, अब ये ल्यूकीमिया की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है? सबसे पहले हमारे पास स्टेज 1 दी गई है, जो कि हमारे पास नॉर्मल स्टेज दिखा रहे हैं कि आरबीसीज कहाँ हैं और वाइट ब्लड सेल्स कहाँ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 2, इसमें हमें सिम्टम्स नज़र आने लगे कि वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं और आरबीसीज हमें कम नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ ब्लास्ट सेल भी हमें नज़र आने लगे। स्टेज 3 में क्या हो रहा है कि हर जगह हमें सिर्फ ब्लास्ट सेल नज़र आ रहे हैं, ये है ब्लास्ट सेल, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं ब्लास्ट सेल नज़र आ रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो गई है। फोर्थ में हमें क्या नज़र आ रहा है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट सेल की वर्सनिंग यानी कि फैलाव हो चुका है। फिफ्थ स्टेज में हमें दो कंडीशन नज़र आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ ब्लास्ट सेल है, एनीमिया हो गया पेशेंट को, और यहाँ पर क्या हो गया कि जम्स भी उसके साथ आ गए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज करवा दिया। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? हिस्ट्री होती है इन्फेक्शन, इलनेस की, एनोरेक्सिया, फैटिक, वीकनेस, वेट लॉस का हो जाना। एनीमिया डिक्रीज करता है हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल को। पेल्पिटेशंस, टेकिकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि जब आप बैठें तो आपकी रीडिंग, बीपी की रीडिंग चेंज हो, उठते वक्त चेंज, खाते वक्त चेंज, बैठते वक्त चेंज, ऑर्थोस्टैटिक पोजीशन में चेंज आती है। पेलर एंड डिस्निया, एक्सर्शन के दौरान डिक्रीज प्लेटलेट काउंट हो जाना, ओवर ब्लीडिंग हो जाना यानी कि नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग, हेमाटूरिया, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का बढ़ जाना, अकल्ट ब्लीडिंग का होना, इकाइमोसिस, पटेकिया, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का रहना आफ्टर माइनर एब्रेशन या लेस्ट्रेशन की वजह से, कोई भी जख्म वगैरह की वजह से ब्लीडिंग हो रही है प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो वो भी इसका क्लिनिकल फीचर है। टेम्परेचर का बढ़ जाना, लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना, लिवर का बढ़ जाना, हेडेक होना, बोन पेन, जॉइंट स्वेलिंग, नॉर्मल, एलिवेटेड और रिड्यूस्ड डब्ल्यूबीसी काउंट, पॉजिटिव बोन मेरो की बायोप्सी, ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करवाती है कि ल्यूकीमिया ब्लास्ट फेस सेल कौन सा प्रेजेंट है। अब देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या? डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो एक्सट्रीमली लो होते हैं किस पीरियड में? जब आपकी बोन मेरो डिप्रेशन हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं नादिर। अब ये कौन सी एक कंडीशन होती है? जब डब्ल्यूबीसीज को काउंट किया जाता है तो वो एक्सट्रीमली लो हो जाते हैं इस पीरियड के दौरान, जब नादिर का प्रोसेस चल रहा हो, यानी कि वो पीरियड जब आपकी बोन मेरो डिप्रेशन का शिकार हो, ग्रेटिस, तो वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है नादिर। कॉमन साइड जो होती हैं इसके इन्फेक्शन की, स्किन में होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होना और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो जाना। इनिशिएट प्रोटेक्टिव करती है ये आइसोलेशन प्रोसीजर से। इन्फेक्शन जो है इसका मेजर कॉज करवाता है कि डेथ भी हो सकती है और इम्यूनो सप्रेस क्लाइंट भी हो सकती है। ब्लीडिंग की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट बोन मेरो सप्रेशन, यानी कि नादिर का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो प्लेटलेट्स जो हैं वो भी एक्सट्रीमली तौर पे इसकी लो हो जाती हैं। क्लाइंट जो है वो रिस्क पर होता है कि उसको ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब उसके प्लेटलेट्स को काउंट किया जाए तो वो 50,000 से आपको कम मिलेगा, और उसको स्पॉन्टेनियसली साथ साथ ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली अगर बार बार हो रही है तो उसके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 20,000 से भी आपको कम मिल सकते हैं। एग्जामिन करेंगे क्लाइंट को कि साइन एंड सिम्टम उसके ब्लीडिंग के कौन से हैं, जैसे कि पटेकिया के साथ एग्जामिन करेंगे उसके तमाम बॉडी फ्लूइड्स को, और एक्सक्रीमेंट करेंगे कि उसकी प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्या है, यानी कि ब्लड का कलर क्या है, किस तरह का वो ब्लड है।
फैटिक एंड न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे, क्लाइंट को असिस्ट करेंगे कि वेल बैलेंस डाइट उसकी है या नहीं, प्रोवाइड करेंगे उसको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स जो कि हाई कैलोरीज हो, हाई प्रोटीन हो, हाई कार्बोहाइड्रेट हो, जो कि रिक्वायर कर सकती है कि हमने उसको कहना है कि आपने च्यूइंग करनी है अच्छे से ताकि एनर्जी आपकी कम लगे और आपका मील टाइम जो है वो एक्सपेंडिचर में चला जाए। असिस्ट करेंगे क्लाइंट को उसकी सेल्फ केयर के बारे में, मोबिलिटी एक्टिविटीज़ उसकी क्या क्या हैं, अलाउ करेंगे कि वो एडिक्वेट रेस्ट करे केयर के दौरान। डू नॉट परफॉर्म एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म नहीं करेंगे जो कि ज़रूरी हो बट वो अनलेस हो, जो काम उससे नहीं हो रहा बट वो हम नहीं करवाएंगे। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कीमोथेरेपी के ज़रिए देंगे, इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए, रेडिएशन थेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए उसको हम ट्रीट करेंगे। अब बात करते हैं कि लिम्फोमास क्या चीज़ है। लिम्फोमास क्या है? लिम्फोमास आर अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि लिम्फॉइड टिश्यू में होता है। इसको कैरेक्टराइज किया गया है कि जब एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए बी और टी सेल्स की आपके लिम्फॉइड टिश्यू में तो वो क्या बन जाता है, लिम्फोमास बन जाता है। हमारे पास दो इसकी हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होती हैं, हॉजकिन डिजीज़ एंड नॉन हॉजकिन डिजीज़। हॉजकिन डिजीज़ क्या होती है? हॉजकिन डिजीज़ मेलिग्नेंसी होती है लिम्फ नोड्स की जो कि ओरिजिनेट करवाती है कि सिंगल लिम्फ नोड है या लिम्फ नोड की चेन बनी हुई है। ये डिजीज़ यूजुअली इन्वॉल्व होती है लिम्फ नोड्स पर, टॉन्सिल्स पर, स्प्लीन पर, बोन मेरो, और वो कैरेक्टराइज भी हो सकती है कि उसकी प्रेजेंस क्या है, रीड स्टर्नबर्ग सेल होते हैं उन नोड्स के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है? लिम्फेडिनोपैथी यानी कि सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो 70% होते हैं, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड 60% होते हैं, और जो दूसरे लिम्फ नोड्स होते हैं जैसे एक्जिला में हो जाना, ग्रोइन एरियाज में हो जाना, एब्डोमेन में हो जाना, तो ये इससे ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। वो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? पेनलेस होते हैं, जैसे कि स्प्लीनोमेगाली स्प्लीन में है, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेटिंग का होना, वेट लॉस का होना, फैटिक वीकनेस का होना और मलाइस का होना। सिम्टम्स जो कि मेटास्टेटिक ग्रोथ करवाते हैं, इनफिल्ट्रेशन, स्किन प्यूरिटाइटिस हो जाएगी आपकी, बोन जो है उसमें लोकलाइज पेन होगा, टेंडरनेस होगी, सडनली स्पाइनल कोड कंप्रेस हो जाएगा, किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे एडवांस डिजीज़ का फीचर डेवलप हो चुका है। जीआईटी में क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, एसाइटिस हो सकता है, जेनिटो यूरिनरी में आपको हेमाचूरिया भी हो सकता है। क्लिनिकल स्टेजेस क्या होगी हॉजकिन डिजीज़ की? स्टेज 1 में इन्वॉल्वमेंट होगी कि सिर्फ सिंगल लिम्फ नोड रीजन है, ठीक है। अब ये हमारे पास दो साइड है, ये है हमारे पास राइट साइड और ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, ये आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एक पार्ट एक बना दिया है मैंने, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अच्छा, स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि सिंगल लिम्फ नोड है, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे बना है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है? वन साइडेड इन्वॉल्वमेंट टू और मोर लिम्फ नोड्स एंड रीजन, इसी जगह पर एक और लिम्फ नोड बन गया, तो ये अभी तक स्टेज 2 चल रही है, ठीक है। स्टेज 3 में क्या हुआ? डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट हो गई लिम्फ नोड्स की दोनों तरफ, अब लिम्फ नोड यहाँ भी हो गया और इसके साथ साथ यहाँ भी हो गया, अब ये हो गई हमारे पास स्टेज 3। स्टेज 4 में क्या हुआ? डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट हो गई, वन और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यूज हो गए जैसे लिवर में या बोन मेरो में, अब यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, यहाँ पे एक चेन बनती जा रही है, ये एक चेन बन गई, तो ये हमारे पास आ गया स्टेज 4। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो लिम्फ नोड बायोप्सी करवाते हैं देखने के लिए कि उसके अंदर जो सेल होते हैं, सेल का नाम क्या था? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, वो किस तरह के हैं। ब्लड सीपी ईएसआर करवाते हैं, ईएसआर की फुल फॉर्म मैंने बताई, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके हम फीचर्स देखते हैं, आरबीसीएस का फीचर्स क्या है, नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, या ईएसआर रेट उसका बढ़ा हुआ है। एक्सरे करवाते हैं मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी को देखने के लिए, और पल्मोनरी लंग्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन किस तरह हो रहा है। एलेप्ट्रीज करवाते हैं, में भी एबनॉर्मल आती है क्योंकि हेपेटिक इन्फिल्ट्रेशन उसकी ठीक नहीं होती, और पोर्टल वेन में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। पॉजिटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम कहते हैं सिटी स्कैन, लिवर और स्प्लीन को देखने के लिए करवाते हैं। पॉजिटिव इमेजिंग टोमोग्राफी पीईटी करवाते हैं उस डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि उसके रिस्पॉन्ड में हमने कौन सी थेरेपी देनी है उसको देखने के लिए। फिर हम करवाते हैं मैनेजमेंट में हम रेडियोथेरेपी देते हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिव होती है लोकलाइज हॉजकिन डिजीज़ के लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 में। जब आपका लिम्फ नोड एक ही साइड पर है यानी कि राइट साइड पर है, तो उसको हम कवर अप करने के लिए हम कौन सा देंगे? रेडियोथेरेपी हम दे सकते हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, अभी यहाँ पर एक था, ये दूसरा भी उसी जगह पे हो गया, तो अभी ये सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 तक पहुँचा है, अभी तीसरी तरफ नहीं आया है। जब यहाँ पर अगर आ जाता है तो ये हमारे पास स्टेज 3 में चला जाएगा। ये स्टेज आपने याद रखनी है। कीमोथेरेपी देंगे जब कम्बिनेशन हो जाती है कीमोथेरेपी की पेशेंट के साथ, तो टैबलेट हम देते हैं क्लोराम्बेक्यूल एंड 6 mg, इंजेक्शन देखते हैं हम उसको विस्टाब्लास्टिन
टैबलेट देते हैं हम उसको प्रोकार्बेजिन 100 mg, टैबलेट देते हैं उसको प्रेडिनिसोलोन 40 mg। ओवर 80% पेशेंट, जो 80% पेशेंट होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं, ये ड्रग्स जब डिलीवर होती हैं 3 से 4 हफ्ते में, तो टोटल 6 to 8 साइकिल्स हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, तो रिस्क हो सकता है कि मेल में इनफर्टिलिटी का रेट ज़्यादा हो सकता है अगर मेल को ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाएँ तो। अब बात कर लेते हैं नॉन हॉजकिन डिजीज़ की। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा NHL, ये एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जब मैलिग्नेंट मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाती है लिम्फॉइड सेल की। जो लिम्फॉइड सेल होते हैं वो बी लिम्फॉइड सेल 70% होते हैं। आपके नोडल इन्वॉल्वमेंट नोड्स इन्वॉल्व होती है, जैसे टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स है, नेजोफेरेंजियल ग्लैंड्स हैं, गट है और स्किन में। ये दो इसमें कन्वर्टेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। क्लासिफिकेशन की दो होती हैं, लो ग्रेड होता है NHL और हाई ग्रेड होता है। क्लिनिकल फीचर्स के हमें क्या मिलते हैं? लिम्फेडिनोपैथी, वेट लॉस होना, फीवर का होना, वीकनेस ऑफ लेग्स, बोन पेन होना जब बोन इन्वॉल्व हो, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली, लिवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या एसाइटिस भी हो सकता है। प्रोग्नोसिस में हम क्या देंगे? लो ग्रेड NHL है, अगर नॉन हॉजकिन लिम्फेडिनोपा है तो हम उसको देंगे, सर्वाइवल रेट उसका जो है वो 10 ईयर्स होता है, और अगर हाई ग्रेड है तो उसका सर्वाइवल रेट पेशेंट का सिर्फ ओनली 5 ईयर्स तक रहता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, एक DIC, ये एक ऐसा क्लिनिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय थ्रोम्बोसिस विद इन द सर्कुलेशन ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन एंड थस इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन। जब एक ऐसा क्लिनिकल डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज किया गया है कि जब थ्रोम्बोसिन अपनी सर्कुलेशन के साथ ओवर एक्टिवेट हो जाए, कंजप्शन यानी कि प्लेटलेट्स की इंक्रीजमेंट हो जाए, थ्रोम्बिन प्रोटीन की इंक्रीजमेंट हो जाए, फिब्रोनोजिन की इंक्रीजमेंट हो जाए, तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके जो कॉजेज होते हैं वो एक इन्फेक्शन है, इन्फिल्ट्रेशन है, ऑब्स्टेरिक है या कोई अदर भी हो सकता है। इन्फेक्शन में आपको क्या मिलेगा? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड फैल्सिपाम मलेरिया भी मिल सकता है। इन्फिल्ट्रेशन में आपको लंग्स इन्फिल्ट्रेशन मिल सकती है, पेनक्रियास इन्फिल्ट्रेशन मिल सकती है या प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फिल्ट्रेशन मिल सकती है। ऑब्स्टेरिक में आपको मिलेगा एब्रप्शन, प्लेसेंटा, रिटेन डेट फीटस एंड प्रीक्लैम्सिया, यानी कि ये कैसी कि जब डेट फीटस हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि प्लेसेंटा के ज़रिए ही मदर से बेबी के तक जो ऑक्सीजन पहुंचना, न्यूट्रिशन का पहुंचना, सर्कुलेशन का पहुंचना, फीटस तक किस तरह पहुंचती? प्लेसेंटा के थ्रू। जब प्लेसेंटा में ये एब्रप्शन हो जाएगी, उसमें ऑब्स्ट्रिक यानी कि कोई अक्यूमुलेशन हो जाएगी, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको वो चीज़ें नहीं मिल सकती। एक ऐसा डिसऑर्डर है ये, तो उसको डेथ फीटस भी हो सकता है, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ट्रामा की वजह से होना, बर्न सर्जरी, लिवर डिजीज या स्नेक बाइट की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके हमें क्या मिलते हैं? ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस, हिमोलाइटिक एनीमिया, रीनल फेलियर एंड जॉइंटिस, ये कॉमन से हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या मिलेगा? इसका जो APTT है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। CBC हम चेक करवाएंगे एंड एंटी थ्रोम्बिन लेवल चेक करवाएंगे कि उसका कितना लेवल आ रहा है। ट्रीटमेंट के लिए हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे, फिब्रोनोजिन रिप्लेस करेंगे उसको क्रायो पार्टिसिपेस के ज़रिए, कोगुलेशन फैक्टर जो है इसका वो करेक्ट करवाएंगे FFP 714 के ज़रिए, ये यूनिट से इसका कोगुलेशन का जो कि हमें रिक्वायर्ड है। एंटी कोगुलेंट देंगे उसका थ्रोम्बोसिस के लिए। तो ये थी आज की हमारी PPT और कोगुलेशन प्रोसेस पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसका टॉपिक इंशाल्लाह कम्प्लीटली एक आपको पूरी उसकी वीडियो विद एग्जाम्पल मेरे चैनल पे कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि कोगुलेशन प्रोसेस इसके लिए हमारे पास आ रहा है कि हमारी बॉडी में, नॉर्मली हेल्थी अडल्ट बॉडी में क्यों ब्लड की क्लॉटिंग होती है। क्योंकि ये बात तो सबने सुनी है कि जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब जब ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्या फैक्टर्स हैं, कब होती है, कैसे होती है, कब कब होती है, वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको उसी लेक्चर में मिल जाएंगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई ऐसी टर्म जो समझ ना आई हो, तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।